जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो का एजेंडा है एसएससी एमटीएस 2025 की नोटिफिकेशन कब आएगी, क्या वैकेंसीज रहेंगी, क्या एग्जाम का टाइमलाइन है, रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं और प्रैक्टिस और रिवीजन ये स्ट्रेटजी का पार्ट है। फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट की मार्क्स कितने टारगेट करके चलने हैं आपको कि इतने नंबर तो मेरे अगर मिनिमम आएंगे तो मैं अपने आप को एक जॉब का हकदार मान सकता हूँ। और सेवंथ पॉइंट जो कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि इरेलीवेंट स्टफ जो है, क्योंकि ये आपको ना एग्जाम से दूर कर देगा। ठीक है, इरेलीवेंट स्टफ जो है ये आपको एग्जाम से सिलेक्शन से दूर कर देगा। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बात है। बाकी जो लोग मेरे से पिछली वीडियोस में जुड़े हैं, मैंने कहा था कि टेलीग्राम ग्रुप जो है एक होना चाहिए जिसमें कि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन है क्विकली शेयर अगर मुझे करनी है, उसके लिए वीडियो बनाना लंबी चौड़ी मुझे मुनासिब नहीं लगता। छोटी सी बात हो तो वहाँ पर उसको कंसेप्ट एमटीएस यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर जो हैंड होल्डिंग है, हैंड होल्डिंग समझते हो, जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ना एग्जाम, उनको थोड़ी हैंड होल्डिंग की जरूरत है। स्पून फीडिंग कर लो कि कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो ना उलझ जाएंगे वो लोग, क्योंकि लूसेंट इतनी बड़ी इतनी बल्कि एनसाइक्लोपीडिया ऐसी बुक है। हर कोई बोलता है लूसेंट पढ़ लो, लेकिन ये नहीं बताता उसमें पर्टिकुलरली क्या एरियाज को टच करना की जरूरत है और कहाँ ऐड ऑन करना है हमें। तो वो सब चीजें मैं आपको वहाँ पर टेलीग्राम के थ्रू वहाँ पर शेयर कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे वैसे काम नहीं है। और ना लोग मैंने देखा है कि गाइड करने के भी पैसे ले रहे हैं। क्या कर रहे हो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। सिंपली यू जस्ट सिंपली टेल द पीपल कि ये करना है तुम्हें, अगर तुमने वो चीज कर रखी है, तुमको उस चीज का एक्सपीरियंस है तो खत्म। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी आप जाके सर्च भी कर सकते हैं इसे। तो ये सातों पॉइंट्स हैं, मैंने उनको इलेबोरेट करके समझा भी रखा है, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक थोड़ा आप लोग देख लेना ताकि सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। आज की वीडियो से कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जीएस के सदाबहार टॉपिक्स। इस वीडियो को मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देख लेना जाकर, जिन लोगों ने नहीं देखी है तो। उसका रीजन ये है कि मैंने इसमें वो सदाबहार टॉपिक्स बता रखे हैं जिससे मिनिमम 2 से 3 या 4, या आपका लक अच्छा होगा तो 5 क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ये छोटा नंबर नहीं होता यार। 6 क्वेश्चन, 6 नंबर, 9 नंबर छोटी बात नहीं है। ये मेक और ब्रेक है। और ये दिक्कत ये इन टॉपिक्स में कि ना आप भूल जाओगे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं इससे बहुत क्लोज क्लोज। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन आ गया, मान लो आर्म्स एक्ट कब आया, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, इल्बर्ट बिल कब आया, कंट्रोवर्सी कब हुई उसकी। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं क्योंकि क्लोज क्लोज है इनकी डेट्स। ठीक है, उसी तरीके से मान लो आपसे डीपीएसपी का कोई पर्टिकुलर आर्टिकल पूछ लिया, कंफ्यूज हो जाओगे अगल बगल वाले से आप। ठीक है, उसमें सब आर्टिकल्स बहुत है ना, इसलिए तो मैंने वहाँ पे टॉपिक्स के स्क्रीनशॉट वहाँ पे दिखा दिए ताकि आपके पास लूसेंट हो या जो भी हो, क्योंकि उसमें कुछ लूसेंट का पार्ट भी है और कुछ लक्ष्मीकांत से लिया है, कुछ मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं, तो सारी चीजें वहाँ पर ऐड हैं। तो आप उसको जाके देख लेना और पढ़ जरूर लेना, अभी से पढ़ना शुरू करो तब जाके याद होंगी। ये जो सातों पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, इसी सीक्वेंस में मैंने आगे एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी हो सकती हैं इस बार। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें, बहुत सारे यूट्यूब पर कमेंट्स आते रहते हैं कि ये इतना है उतना है, इतनी आएगी, 10,000 आएगी, 20,000 आएगी, कुछ लोग कहते हैं 1 लाख आएगी। देखो सब फिजूल की बातें। थोड़ा प्रैग्मेटिक, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर हम लोग बात करते हैं। मिनिमम 8,000 वैकेंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब 7,500 आ गई तो मेरे पे चिल्लाने मत लगना, दो मतलब 100-200 ऊपर नीचे। लेकिन मिनिमम 8,000 का स्टैंडर्ड है एमटीएस का, इतनी आती ही आती है वैकेंसीज। 2023 में एक बार एक्सेप्शन हो गया था कि उसमें 1,500 वैकेंसीज थी, जो कि फाइनल होते होते 1,700 हो गई थी जब उनका फाइनल रिजल्ट आया था तब। तो ये एक्सेप्शन है, छोड़ो इसको। 23 वाला हटा, क्योंकि 22 का एग्जाम तब खत्म ही हुआ था और वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई थी 2022 वाली। तो आमतौर पर 8,000 वैकेंसीज रहती हैं। ठीक है, अब छोटी बात और जान लेते हैं, एमटीएस एग्जाम की नोटिफिकेशन कब आएगी, क्योंकि एसएससी ने ना ये दूसरी बार कैलेंडर निकाला है। और जब जब वो ऐसा करता है, दूसरी बार निकालता है ना, तब उन डेट्स को वो रिलीजियसली फॉलो करता है, बाय हार्ट फॉलो करता है। 26 जून को बोला है तो 26 जून को ही आ जाएगी नोटिफिकेशन, मान के चलो आप। इसका एक कारण ये भी कि इसने एग्जाम की डेट्स भी यहाँ पर घोषित कर दी हैं कि 20 सितंबर से एग्जाम होगा 24 अक्टूबर तक। 24 जुलाई तक अप्लाई कर पाओगे। अभी अभी जो 26 जून आ रहा है ना, 26 जून उस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ये डेट्स याद रखना। ठीक है, याद ऐसे रखना कि मोटिवेशन की तरह काम होना चाहिए ना, कि थोड़े दिन और काटने हैं यार बस। 26 जून को आ जाएगी नोटिफिकेशन, ठीक है, 20 सितंबर से एग्जाम शुरू है, तो ये आपके लिए एक बोझ नहीं, एक मोटिवेशन होना चाहिए। शायद आप इस मोटिवेशन को समझ पाए या ना समझ पाए। जो लोग इस एग्जाम से प्यार करते हैं, दोज पीपल हु आर इन लव विद दिस एग्जाम, वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि कितनी अहमियत ये रखता है। और होना चाहिए आपको प्यार, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इंसान से ही नहीं, चीज़ों से भी होना चाहिए। जो चीज़ को आप परस्यू कर रहे हैं, तभी वो चीज़ जाके धरातल पर उतरती है, बिकॉज तब आप सारे एफर्ट डालते हैं वहाँ पर। आंसर की इसकी 31 अक्टूबर तक आ जाएगी, क्योंकि 24 अक्टूबर को एग्जाम हो जाएगा, लगभग एक हफ्ते में आ जाती है। तो 31 अक्टूबर को मान के चलो, इस डेट को आपको निर्णय हो जाएगा कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जो लोग एफर्ट करेंगे उनको डेफिनेटली मिलेगी। 31 अक्टूबर आंसर की आ गई, आपको ना अपने रॉ मार्क्स पता चल जाएंगे। और फिर रैंक आईक्यू, रैंक मित्रा, ये सब लोग एवरेज स्कोर ही बता देते हैं। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, रैंक वगैरह आ जाएगी ना। हवलदार का फिजिकल जो है वो मिड दिसंबर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले पहले हो जाएगा, ये तो मैंने एग्जैजरेट करके यहाँ पे लिख दिया है। मतलब मिड दिसंबर या पहले हफ्ते दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कितनी वैकेंसीज है हवलदार की। मान लो हवलदार की इस बार 500 वैकेंसीज आई तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है,
फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ये थोड़ा दिल से लगाने वाली बात है कि दिसंबर के महीने की लास्ट वीक जो दिसंबर है, मान के चलो दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि अब तो ज़्यादा ड्रामा होता नहीं, अब डायरेक्ट मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है डिपार्टमेंटल होता है, ठीक है। एसएससी आपका यहाँ से डोसायर भेज देगा और आपका डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, बस वहीं से आपको ज्वाइन करना है। इस दिसंबर को आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप इस चीज़ को एज़ अ मोटिवेशन लेके चलो तो बहुत अच्छा है कि बस इस दिसंबर तक थोड़ी मुझे जद्दोजहद करनी है, झेलना है, बाकी मेरे पास मेरी जॉब होगी। ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और अब यहाँ तक बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं वीडियो को। अगर आप यहाँ तक हो तो अब इसको लास्ट तक समझ लो ध्यान से। मैं एक बार बता रहा हूँ, बार-बार चीज़ को रिपीट मत करना, कमेंट बॉक्स में सुन लो ध्यान से। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जीएस के लिए, क्योंकि जीएस और इंग्लिश में मेरिट बनती है, तो इसी की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे ना मैथ्स और रीजनिंग को भी टैकल कर दिया है, ताकि उसके लिए बार-बार मतलब आप कंफ्यूज ना हो। जीएस के लिए एज़ अ बेस मटेरियल हम लोग लूसेंट को फॉलो करेंगे। लूसेंट में सब नहीं पढ़ना है। मैं आपको जैसे बताया ना इस वीडियो में, स्क्रीनशॉट दे दूँगा। वही स्क्रीनशॉट से वही-वही चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट कोई पेज नंबर नहीं दे सकता ना मैं, किसी के पास नया एडिशन है, किसी के पास पुराना है, तो स्क्रीनशॉट में दिखा दूँगा, फटाफट जाके उसको टिक कर लेना। और वो स्क्रीनशॉट ऐसे नहीं होंगे रैंडमली, वो प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस पे बेस्ड होंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब जरा एक बार तीसरा पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट इसी से रिलेटेड है। कुछ ऐड ऑन करेंगे हम लोग, कुछ स्पेसिफिक स्टफ होगा जो कि लूसेंट में नहीं दिया रहेगा। जीएस का हो चाहे वो स्टैटिक जीके का हो, वो एनसीईआरटी से भी हो सकता है या कहीं और रेलेवेंट स्टफ से। जैसे कि आरबी शुभम जैन सर की पीडीएफ आती है, उसमें ना स्टैटिक कंटेंट जो रहता है, घराने और वादक, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले और घराने वगैरह से रिलेटेड स्टैटिक स्टफ बहुत सारा रहता है, ठीक है। फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल, तो हम लोग वहां से भी इसको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करेंगे। उसके साथ साथ एनसीईआरटी है, वहाँ से अगर कुछ चीज़ ऐड करनी है मुझे हिस्ट्री की, तो मैं वहाँ करा दूँगा। अगर आपके पास होगा तो अच्छी बात है, ना हो तो एक बार देख लेना, जो मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दूँगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा लंबा-चौड़ा काम नहीं, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से करा दूँगा। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया और मुझे शायद रोज़-रोज़ इसको थोड़े दिन बताना पड़ेगा, तभी आपकी आदत पड़ेगी। www.sscmts.in, इस पे जाकर आप डेली आर्टिकल पढ़ सकते हो। अगर आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो, और करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 22 से 23 क्वेश्चन आपको मिनिमम ठीक करने ही करने हैं। तो जो एग्जाम का नाम है आगे डॉट इन लगा देना, ये वेबसाइट है, इस पे जाकर आप डेली आर्टिकल पढ़ो इंग्लिश का। द हिंदू का आर्टिकल होता है, बहुत अच्छे लेवल का होता है, इंग्लिश बहुत अच्छी आती है इसमें, उसको पढ़ो जाके। उससे दो फायदे हैं, एक तो आपको फ्लो पता चलेगा सेंटेंस का, दूसरा ये है कि आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो हर वीडियो में बोलता हूँ, तो देख लो। 28 मई से मैंने चीज शुरू करी है, तो आज इसका तीसरा दिन है, देख लो। ओके, मैथ्स और रीजनिंग, इसका क्या करना है, इसका ज़्यादा कोई दुनिया जानी किताबें नहीं खरीदनी है आपको। राकेश यादव सर की प्रीवियस ईयर कुछ भी नहीं लगाना। 22, 23 और 24 इसके प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो। अगर आपके रीजनिंग से ही क्वालिफाइंग भर के नंबर हो रहे हैं तो रीजनिंग कर लो, मैथ्स से कुछ आसान क्वेश्चन कर लो, क्योंकि इसमें कट ऑफ नहीं बनती, ठीक है। स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, बस इतना ही करना, इसके बाहर मत जाना, कोई किताब मत खरीदना, कुछ मत खरीदना, अनलेस एंड अनटिल आप सीजीएल या बाकी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आपकी इच्छा की बात है। यहाँ पर एमटीएस की बात हो रही है। प्रीवियस ईयर पेपर कब से कब तक के करने हैं, ये बहुत ही ज्यादा मतलब कंटिन्यूस डाउट है। आप एक बार सुन लो, बिल्कुल 2018 से लेकर 2024 तक का, इसका मिलेंगे कहाँ पर, इस पे मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। जहाँ मुझे रेलेवेंट सोर्स दिखेगा मैं आपको बता दूंगा कि वहां से जाके पढ़ लो आप, ठीक है। थोड़ा सा आप इसके लिए पेशेंस रखें, वेट रखें। 18 से लेकर 24 तक के, और सीक्वेंस ये रहना चाहिए, पहले 24 करो, फिर 23, फिर 22, फिर 21, फिर 20, फिर 19, फिर 18। उल्टा मत करना, ऐसे करना, ऐसे जाना, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी वरना, क्योंकि इसके लिए अलग से बताना पड़ेगा मुझे। ऐसे उल्ट पीछे से जाना, ठीक है। इंग्लिश और जीएस दोनों के लिए, समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया स्ट्रेटजी वाला पार्ट, ठीक है। रिवीजन और प्रैक्टिस, ये है स्ट्रेटजी का पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दिखने के 4 पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स आपको ना रुला देंगे 3.5 महीने में, अगर आपने इसको डेडिकेटली फॉलो करा तो। पहला प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे एक्टिव रिकॉल का। आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ये सब लोग बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज है, मैं आपको बताता हूँ। ये है क्वेश्चन, ये है आंसर। मान लो हमारी बचपन में कॉपी में लिखा रहता था, क्वेश्चन लिखा है, आंसर लिखा है। हम क्या करते थे, आंसर पे हाथ रख लेते थे, ढक लेते थे, क्वेश्चन पढ़ते थे, फिर अपने मन में आंसर रिकॉल करते थे। बस यही एक्टिव रिकॉल। इसी को थोड़ा फैंसी नाम यहाँ पर दे दिया गया है। यही है बेसिकली, थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा बहुत एडिशन भी कर दिया गया, बस तरीका यही है। एक पैसिव रिकॉल भी होता है, लेकिन हम लोग मोस्टली एक्टिव रिकॉल का ही यूज करने वाले हैं। एक्टिव रिकॉल हम लोग करेंगे, जो मैं मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा उसके थ्रू। ये भी फ्री ऑफ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो मॉक टेस्ट जो प्रोवाइड करूंगा मैं, इसमें मेथड ये रहेगा कि मैं ना एब्सोल्यूट नॉलेज आपकी टेस्ट करा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉलेज, और एब्सोल्यूट नॉलेज ऐसी जो आपको मतलब याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बरक रिवर जो है, ये बरक रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है, किसकी है, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। लेफ्ट बैंक है कि राइट बैंक है, ये है एब्सोल्यूट नॉलेज। बिल्कुल पिन पॉइंट करके एग्जैक्टली ऐसे कुछ ब्लर आप तुक्का नहीं मार सकते उसमें। और मुझे ये भी पता है कि बहुत बोरिंग होने वाला है, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये मॉक टेस्ट के थ्रू और एक्टिव रिकॉल। अगर आपको मतलब अच्छा परफॉर्म करना है तो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, पिछली वीडियो में बता रखा है वैसे, कि जीएस का जब पेपर टफ आता है ना, तब आप 17-18 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तब आप 12 या 13 या 14 ही क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन आपको ये शॉर्ट शॉर्ट सही करने हैं।
ठीक है, इतने क्वेश्चन कर लोगे, फिर 22 से 23 क्वेश्चन जी इंग्लिश में कर लोगे ना, इससे आपका मिनिमम इतना स्कोर आ जाएगा कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। बस यही फंडा है पूरा। स्पेस्ड रिपीटिशन हम लोग करने वाले हैं, ये भी एक फैंसी सा नाम है, ठीक है, मतलब इंग्लिश के नाम है, ठीक है, मुझे ऐसे फैंसी लगते हैं। क्या है ना, इसमें हम पहले दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन ऐसे मतलब इवन डेज पे या ऑड डेज पे रिवाइज करते रहेंगे, ताकि ना हम भूले ना उस चीज को। बस यही थोड़ा सा स्पेस दे देकर सुबह पढ़ लिया, फिर शाम को रिवाइज कर लिया, फिर कल नहीं रिवाइज करा, परसों रिवाइज कर लिया, इस तरीके से मैं आपको मेथड बता दूंगा, पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा टेलीग्राम के थ्रू, कोई मतलब ऐसा मसला नहीं है। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, ये हम लोग ना इसको फिगर आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ना ये हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकती, इट वोंट बी वन साइज फिट ऑल। ऐसी अप्रोच नहीं होगी कि मैंने आपसे कह दिया कि पहले इंग्लिश करो, ठीक है, और फिर जीएस करो। मान लो फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर को आपको चौंकाना हो, तो वो इंग्लिश टफ दे देगा। मान लो वोकेबलरी दे दी उसने ऊट पटांग, ठीक है, और आप तो यहाँ कसम खा के गए थे कि नहीं मैं इंग्लिश पहले करूंगा, और इंग्लिश में आप उलझ गए, आपका हो गया बिल्कुल पैनिक हो गया, अपने सब दिमाग काम नहीं कर रहा आपका, तो आपको इम्प्रॉम्प्टू सोचना पड़ेगा कि नहीं नहीं एक बार जीएस देख लेता हूँ मैं। जीएस में देखने में आपने आसान क्वेश्चन आ रहे पूछ लिया, कुतुब मीनार कहाँ पर है, समझ समझ रहे हो, ऐसा तो खैर होगा नहीं। तो वो आपको इम्प्रॉम्प्टू वहाँ पे सोचना पड़ेगा उस मोमेंट पे बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज भी थोड़ा सा हम लोग टेक्निक इसकी सीखेंगे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना, क्योंकि सारा जो फंडा है ना वो अटेम्प्ट करने का ही है, पूरी जो बैटल है ना वो अटेम्प्ट करने की है। क्योंकि ना घर पे आके जब आप आंसर की देखते हो ना, फिर आपको लगता है अरे यार क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे आए थे, मैं कर क्यों नहीं पाया एग्जाम में। वो दिस इज द थिंग, वो थर्ड पॉइंट है ना, ये है वो, ये माजरा ये है। ये चौथी बात, इसको ध्यान से समझना, अगर आपके अंदर ये शिद्दत हो तो ही मेरी बातों को, तो ही मेरी चीजों को फॉलो करना। स्टिकिंग टू बेसिक स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब किताबें वगैरह, जो मटेरियल है आपका कंटेंट जिसे कह लो आप। बेसिक और स्टैंडर्ड, जो बेसिक है और जो स्टैंडर्ड है, हम उसको इतना मजबूत करके जाएंगे, इतनी मसल मेमोरी बिल्ड कर लेंगे इससे कि वो गलत हो ही नहीं सकता। हमसे सोते में कोई जगह दे, हम टिक कर देंगे सही। तो ये मसल मेमोरी डेवलप करेंगे बेसिक स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को बार 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 पढ़ के, चाहे फेल ही क्यों ना हो जाए। मैं अपने रिसोर्सेज नहीं बदलने वाला, बेसिक स्टैंडर्ड रिसोर्सेज। मुझे कोई कुछ भी बोल दे कि नहीं देखो कितनी अच्छी किताब है, इन फलाने सर की, उन ढिकाने सर की, ये है वो, जो मैंने स्टैंडर्ड रिसोर्स पकड़ लिए, मैं उनको नहीं छोड़ने वाला। और ऐसे ही हम लोग पागल नहीं कि स्टैंडर्ड रिसोर्स कुछ भी उठा के पकड़ लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर की थीम पर बेस्ड होकर बिल्कुल दिमाग से होशो हवास में होकर पकड़ेंगे, ताकि मोस्टली चीजें एग्जॉस्टिव रहे, वो चीजें ऐसी नहीं कुछ छूट जाए, छूटेगा कुछ भी नहीं, मोस्टली चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। होता पता क्या है कि ना, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज के अलावा हम लोग पागलपंती करते हैं। मान लो आपके पास लूसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री का सारा पार्ट दे रखा है, फिर भी आप बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसा करते हैं, बिपिन चंद्र पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी ना वो पढ़ लेते हैं। कोई बोलेगा नहीं स्पेक्ट्रम पढ़ो, उसी से काम बन पाएगा, जब यूपीएससी लेवल की बुकें पढ़ोगे तभी तो एमटीएस एग्जाम क्लियर होगा। तो लोग कुछ भी लॉजिक बनाते रहते हैं। आने फैक्ट है, वही फैक्ट स्पेक्ट्रम में लिखे, वही सतीश चंद्र में लिखे, सॉरी बिपिन चंद्र में लिखे। तो क्यों बार बार मतलब री इन्वेंटिंग द व्हील अगेन, एक बार पहिए का आविष्कार हो गया, बार बार क्यों कर रहे हो यार उस चीज का। मार्क्स टू टारगेट, कितने मार्क्स आपको टारगेट करने चाहिए। रॉ मार्क्स, देखो कर्नाटका स्टेट है यहाँ पर, पिछली 2024 की कट ऑफ है, ठीक है, बाय द वे 120.96 बोले तो 121 नंबर राउंड फिगर ले लेते हैं, 121 नंबर कट ऑफ गई है, ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, अब रॉ पता नहीं, कुछ लोगों के मैंने देखे 95 में भी क्लियर हो रहा है, किसी किसी का 102 में, 105 में, किसी किसी का 110 आने के बाद हो रहा है क्लियर। तो यही है ना कि इसकी शिफ्ट कठिन है, इसकी आसान है। इसलिए तो टारगेट करने के लिए ना ऐसे कुछ नहीं है कि मैं आपको ऐसे कोई नंबर दे दूं, लेकिन अपने पास एक नंबर होना चाहिए, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ताकि हम लोग कुछ बेटर सोच सकें कि यार इतना तो मिनिमम टारगेट करके चलना ही है। मान लो पेपर आसान आ गया, तो 120 हो जाएगा कि 120 लेके आओ मिनिमम। लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं, क्योंकि सिंगल एग्जाम है तो थोड़ा सा लेवल रहता है एग्जाम का, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मतलब सड़क छाप दे देंगे, ऐसा नहीं, अच्छा खासा लेवल रहता है। तो 105 से 110 के बीच में जो भी आपका नंबर फेवरेट हो, मिनिमम 105 मैक्सिमम 110, इतना टारगेट लेके चलो। 110 इज स्टैंडर्ड, मतलब बहुत स्टैंडर्ड है, क्योंकि क्योंकि इसका कारण ये है 2021 तक क्या होता था ना, मिनिमम 5-6 नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिल ही जाती थी। ये 6 नंबर ना एब्सोल्यूट 6 नंबर है, जो कि आज के समय में 18 नंबर होते हैं, समझते हो। तो वो अब रेशो समझते हो ना, रेशो क्या होता है, 1:3 का रेशो चल रहा है, पहले एक नंबर का एक होता था, 3 नंबर का एक है, तो वो रेशो वाला हिसाब किताब है पूरा। तो पहले 4-5 क्वेश्चन जो है मिनिमम मिल ही जाते थे, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, 3 भी मिल गए तो 9 नंबर हो गए। सिंपल मैथ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस इतनी नहीं है। तो खैर वो लॉजिक शायद आपको इतना ना क्लिक करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो 5 से 10 नंबर तक आपको मिनिमम ऑन एन एवरेज तो 10-10 12-12 भी मिले हैं। 2023 में 22 में भी यही हुआ था। तो टारगेट करने के लिए इतना करके चलो। अगर पेपर आसान आ गया ना, तो आपको कुछ करना ही नहीं, अपने आप ही 115 हो जाएंगे, 120 अपने आप हो जाएंगे भाई, लेकिन मिनिमम इतना लेके चलो। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात समझ पाए हो, ये पत्थर की लकीर नहीं है 105, तो कमेंट करने लग जाओगे इतने में तो कुछ होगा नहीं। 105 आप कह रहे हो, 125 कट ऑफ जा रही है, तो कुछ भी लोग बोलने लग जाते हैं। पहले फैक्ट को देखो, और ऑथेंटिक फैक्ट को देखो। एसएससी की वेबसाइट पे जाओ, ssc.gov.in, वहां से जाके ऑफिशियल चीजें देखा करो। ये लास्ट है, अगर आप यहाँ तक आए हो तो मैं समझ रहा हूँ कि आपकी बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है इस एग्जाम को लेकर, बहुत ही ज़्यादा है, और अब मेरी तरह बहुत खतरनाक इंसान हो एग्जाम को लेकर, या इन जनरल कोई भी चीज़ को पकड़ लेते हो तो उसको पार लगाना ही लगाना है।
ये हैं कुछ 5 पॉइंट्स, ध्यान से सुनो। डेली एग्जाम एनालिसिस जो है ना, जब एग्जाम होगा ना, एग्जाम जब शुरू हो जाएगा, तो डेली एग्जाम एनालिसिस शुरू हो जाएगा। मान लो आपको पहली शिफ्ट में एग्जाम, मतलब आपको थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है मान लो आपका, तो जो पहली शिफ्ट में हुआ ना उसका आ जाएगी वीडियो यूट्यूब के ऊपर कि देखो आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए हैं, तो ये क्वेश्चन करके जाना, और इन क्वेश्चन से मिलती जुलती एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे रहा हूँ। इन सब फिजूल की चीजों मत पढ़ना, क्योंकि ये जो जितनी मैंने आपको कहानी बताई है ना, ये पूरा एफर्ट है, ये वाला पूरा एफर्ट पानी में चला जाएगा आपका, कंफ्यूज कर देंगे। एंड मोमेंट पे आप कुछ भी याद नहीं कर सकते यार। जो 3.5 महीने में इतनी अपने, मतलब इतने ज़्यादा एफर्ट करा है, तो वो कैसे हो जाएगा आप लास्ट में कुछ थोड़ी देर पढ़ के? नहीं हो सकता यार, वो शॉर्टकट नहीं है। और एसएससी का जो एग्जामिनर है या फिर जो वेंडर है, वो इतना बेवकूफ़ थोड़ी है कि मतलब क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम रिपीट कर देगा, मिलता जुलता भी करेगा तो आप वैसे भी कर लोगे ना, इतना कोई चैलेंज नहीं है। मार्क माई वर्ड्स, इस चक्करों में नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, ट्रक लोड्स ऑफ पीडीएफ। जैसे कि ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है, इसमें भर लो बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारी किताबें भर के ले जाओ, और इकट्ठी कर रखी लोगों ने घर में। ये नहीं करनी है, ये नहीं करनी है भाई। लिमिटेड, ये जो मैंने आपको बात लिखी ना यहाँ पर, ये बेसिक स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, बस 3 वर्ड याद रखना, बेसिक स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, बीएसआर। नहीं, आप इतने पे स्टिक रहना, वो बेसिक स्टैंडर्ड रिसोर्सेज यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, ये हैं वो बीएसआर, ये हैं वो। जो एड ऑन वाला पार्ट है, इसको मैं आने वाले दिनों आपको क्लियरली दिखा दूंगा, तो आप देख लेना इसको। एड ऑन करना है हमको। अच्छा, ये करते क्यों हैं? ये लोड्स ऑफ पीडीएफ जो है, ट्रक लोड्स ऑफ पीडीएफ, क्यों करते हैं? क्योंकि ये ना सिड्यूस करते हैं आपको। दे सिड्यूस यू कि देखो इसके, इस किताब के कितने चिकने पन्ने हैं, इसके कितने रंग-बिरंगे पन्ने हैं, ये कितना मुझे होलिस्टिक कुछ ना ऐसे फैंसी-फैंसी नोट्स बना देंगे, बहुत सारे एरो लगा देंगे, बहुत सारे माइंड मैप्स लगा देंगे, पिक्चर लगा देंगे। ये आपको सिड्यूस करेंगे, उसमें उलझना नहीं है आपको। और आउट ऑफ फियर, कुछ फियर क्रिएट हो जाएगा कि नहीं देखो ये किताब नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? तो ये क्वेश्चन आपके मन में आएँगे, ज़रूर आएँगे, आने भी चाहिए। लेकिन ये फिज़ूल के क्वेश्चन्स हैं, तो इसको तुरंत आपको इग्नोर करना है। आपको ये समझना है कि मैंने बीएसआर कर रखा है, बेसिक स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, बस काम तमाम। फोमो, आउट ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। ये आपको फोमो क्रिएट कर देंगे यूट्यूब के ऊपर। और ये सब होता कहाँ? ये सब यूट्यूब की जो शॉप्स है ना, ये जो शॉप्स हैं यूट्यूब की, यहाँ पर होता है। रैंडम शॉप्स हैं। कोई अगर जेन्युइन बंदा आपको पढ़ा रहा है, कुछ चीजें बहुत ही लॉजिकली पढ़ा रहा है, बाय हार्ट पढ़ा रहा है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये रैंडम शॉप्स जो है ना, वो बस पेज व्यूज के लिए दूर रहो, उनसे सावधान रहो। और यूट्यूब की ऐसी पॉलिसी की ना, हम किसी को क्रिटिसाइज नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन आप खुद समझदार हो, यू आर अडल्ट नाउ। और ये सब चीज़ें से बचना है कि अब खरीदनी नहीं है सब चीज़ें। इससे 2 नुकसान है, एक तो आपके पैसे भी वेस्ट होंगे और आप कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाओगे, ठीक है? ये वन स्टॉप सॉल्यूशन कोर्सेज़ हो गए, ये बुक्स हो गई कि ये रामबाण किताब है, ये पीडीएफ हो गई, रामबाण पीडीएफ है, कैप्सूल आ जाते हैं, नए-नए वर्ड, निचोड़ आ गया, कोई डोज़ दे देगा, कोई बुलेट दे देगा कि ये लो बुलेट ले लो, कोई मैराथन चला देगा 18 घंटे की मॉडर्न हिस्ट्री की मैराथन। अरे भाई, क्या है 18 घंटे मैराथन क्यों करनी है यार? मैं पर्सनली रिवाइज़ करने बैठूँ 20 से 30 मिनट में मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज़ हो जाएगी पूरी। अगर आप पहली बार पढ़ोगे तो हार्डली ठीक है, मान लेते हैं धीरे-धीरे बिल्कुल चाय की चुस्की लेके पढ़ोगे तो 2-3 दिन में पढ़ लोगे यार आराम से लूसेंट से। या स्पेक्ट्रम से पढ़ोगे तो आप खुद पढ़ लोगे। दूध पीते बच्चे थोड़ी हो यार। सिंपल इंग्लिश लिखी पढ़ लोगे। इतनी रॉकेट साइंस नहीं है वो। एक पहले घटना घटित हो चुकी है जो कि हिस्ट्री में, वही लिखी हुई है वहाँ पर। ये वन शॉट चलते हैं, मतलब एक शॉट, वन शॉट रिवीजन, कोई कह देगा रिवीजन करा रहे हैं, कोई कुछ करा रहे हैं। खुद से पढ़ोगे तब भी हो सकता है सिलेक्शन। ये ब्रह्मोस S-400 कुछ अजीब ऊट-पटांग नाम लाते रहते हैं लोग, ये कि ये है, वो है, मतलब ये मिसाइल है, वो है। ठीक है, ये फ़ौज की चीज़ें आप किताबों में मत उतारो। मैंने देखा, कहीं पढ़ा था मैंने कि ये ब्रह्मोस मिसाइल है और ये बम, मतलब ब्रह्मोस की तरह काम करेंगे, ये नोट्स एंड ऑल दैट। कुछ नहीं है, वो घिसी-पिटी वही लूसेंट में जो है ना, उसी को मार-पीट के बार-बार बना रहे हो। तो उन सब चीज़ों से दूर रहो, स्टैंडर्ड चीज़ों को पकड़ के चलो। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एग्ज़ाम को ना रिस्पेक्ट करो यार। बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अगर रिस्पेक्ट कर चाहते हो अगर दिल से, तो आपको इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरा पर्सनली ये मानना है, स्कूल ऑफ थॉट मेरा ये कहता है। कोई कुछ भी बोले, लेट देम स्पीक, बोलने दो। जो बोल रहा है बोलने दो, कि इसमें चाय पीनी है, इसमें मतलब चाय पिलानी है, गटर साफ करना है, वो कुछ भी वो उनका काम है, क्योंकि वो खुद तो उन्होंने करा नहीं। उनको तो वहाँ पर बोलना है, क्योंकि उनका वो काम है, ठीक है? उनकी रोज़ी-रोटी उसी से चल रही है ना, क्रिटिसाइज़ करने से, ये ऊट-पटांग थंबनेल बनाने से कि चाय का खेल है एंड ऑल दैट। उन सब चक्करों में नहीं पड़ना आपको। दिस इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, ठीक है? फॉर योर फाइनल डेस्टिनेशन। आपकी मंजिल कुछ भी हो सकती है। मान लो आपको जीवन में कोई दूसरा एग्जाम निकालना है, आरबीआई ग्रेड भी निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो दिस विल एक्ट एज अ स्टेपिंग स्टोन। आपको 30,000 32,000 रुपए मिलेंगे, और जिस ये कि बहुत इनफ होते हैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, और इनफैक्ट आप फैमिली को भी इतने में ठीक ठाक तरीके से सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो इतना ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं कि इतने में कुछ भी नहीं हो सकता, काफ़ी कुछ हो सकता है। अगर आप देखेंगे जो ग्लोबल नॉर्थ है या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिसे कहते हैं, ग्लोबल जो वेस्ट है, यूएस हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका और पेरिस, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पर क्या कहता है ना लोग, आई वाज वर्किंग इन फूड चेन, आई वाज वर्किंग इन मैकडोनल्ड्स, सबवे में काम करती थी मैं, कोई कह देगा मैं ये करता था, कोई कहता मैं सफाई करता था, कोई कहता मैं डिश आई वाज अ डिश वॉशर। वहाँ पर उन चीज़ों को कितना ओहो ही वाज वेरी कूल, उसको कूल समझते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई ऐसे मतलब एज अ सबऑर्डिनेट स्टाफ काम कर रहा है, जो कि यहाँ पे ये तो करना भी नहीं है, बर्तन धोने वाला काम, एक आपको
डायरी डिस्पैच का काम मिल जाएगा, ऑफिस बेसिक ऑफिस स्टाफ जो रहता है एक तरीके से वो काम रहेगा, आपको बस सबॉर्डिनेट करना है वो भी कुछ दिनों के लिए, आने वाले दिनों में हो सकता है। बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे, बहुत से लोग एमटीएस एग्जाम दिया, साथ में सीजल भी क्लियर हो रहा था, एमटीएस को उन्होंने ज्वाइन नहीं करा, सीजल का लीडर। तो ऐसा होता है लोगों के साथ, तो इसको एज ए स्टेपिंग स्टोन लेना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जय हिंद टू एवरीवन। दो बातें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं उसको जाकर थोड़ा देख लेना, ताकि ना एक सीक्वेंस बन जाए आपका। sscmts.in ये आपका ब्लॉग है, और टेलीग्राम ग्रुप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई, आशा करता हूँ कि आपको चीजें कुछ क्लियर हुई होंगी, और कोई डाउट अब भी अगर रह गया हो तो कि मैंने हॉलिस्टिकली सब कुछ क्लियर मतलब कवर कर लिया है, और कुछ रह जाता है हर बार, क्योंकि कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहनी चाहिए, मिलने की वजह बनी रहती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।